Okay, friends, we'll now have a small question and answer session with all our guests here. But before that, I want to begin with all of you. Yeah, I know, I want you people to ask the questions today. I want to do it. Let's go through this in a different way. How many of you, all the girls here, what the world calls eve-teasing and I choose to call pervert remarking on the streets, how many of you would raise your hands and say, we face this on the streets in Delhi? We all have. It's a full house. That speaks volumes about the country that we live in. Every woman here, from the panelists on the stage to each one in the audience, raised their hands. And each one of us has probably faced even more than that. How does this change? Even terms like eve, teasing, you call that teasing? Somebody's pervert mind speaks rap on the street and we choose to give it a very soft term like eve teasing. How does that change, ma'am, Mike there? How does that change? I'll come to you. Keep your questions prepared. Crisp, hard-hitting questions to straight back. This doesn't come beyond this. It will. You could use this one. You could use this one, ma'am. अभी मुजफ्फरनगर राइट्स में मुझे एक चीज बहुत परेशान की और जब मैंने सुना कि लड़कियां स्कूल नहीं जा रही, लड़कियों का स्कूल बंद हो गया है जब से राइट्स हुए। जब भी राइट होता है मैंने नहीं देखा महिलाएं राइट करती हूं। आई हैव नेवर सीन वुमेन कमिट राइट्स। राइट्स आर ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ मेन फाइटिंग विद मेन, व्हाटएवर कास्ट दे मे बी। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि जब कर्फ्यू लगे तो फिर आदमी के लिए लगना चाहिए, लड़कियों के लिए क्यों लगता है? आज औरतों के लिए क्यों लगता है? Why? But you see, failure of law and order, failure of good policing, failure of governance सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है औरत को, लड़की को। इसलिए मैं समझती हूँ थोड़ा सा हमको माइंडसेट ऑफ चेंज करना पड़ेगा। जिस दिन ऐसे राइटिंग हो या कुछ बंदिश हो तो बंदिश हो लड़कियों के लिए नहीं। दैट मीन्स वी आर चेंजिंग अ माइंडसेट एंड एम्पावरिंग वुमेन कि वी ट्रस्ट वुमेन मोर, वी ट्रस्ट वुमेन मोर। इट्स एम्पावरिंग। आई एम नॉट हियर टू मेक अ डिस्टिंक्शन, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के एक्सपीरियंस के नाते मैं आपको ऐसा देती हूँ कि ये होता है। 80s में जब हमारे पास ईदगाह में और कम्युनल राइट्स दिल्ली में भी होते थे, सदर बाजार में, फतेहपुरी में, चांदनी चौक एरियाज में बड़े होते थे। अब बहुत शांति है, क्रेडिट गोज टू लीडरशिप। हम लोग यही करते थे। हम अगर कोई पाबंदी और प्रोहिबिशन लगाते थे तो वी यूज्ड टू पुट इट ऑन मेन। दैट इज हाउ वी वर ट्राइंग टू बैलेंस सोसाइटी। द नीड इज टू बैलेंस सोसाइटी स्टार्टिंग फ्रॉम होम। द पहला क्रेडिट जाना, पहली जिम्मेवारी है पेरेंट्स की, जो अपने लड़के और लड़की को बराबर से परवरिश करें। फिर टीचर की, जब लड़के और लड़की को बराबर से पढ़ाए। ये बराबरी जब घर में आएगी, ये बराबरी जब स्कूल में आएगी, तब बराबरी समाज में आएगी। लेकिन अगर बराबरी घर से शुरू होगा, डिस्क्रिमिनेशन घर से शुरू होगा, स्कूल से होगा, तो नहीं आती। हम लोग जो भी आज यहाँ बैठे हैं, आज आपके सामने जो पैनलिस्ट बैठे हैं, हम एक बराबरी का रिजल्ट है। हम एक इस बराबरी का रिजल्ट है। आपने देखा है कि इंडिया टुडे की जो फैमिली है, इट्स बीइंग लेड बाय वुमेन, इट्स लेड बाय गर्ल्स। द क्रेडिट गोज टू द फादर एंड द मदर, जो बराबरी से अपना बिजनेस अपनी लड़कियों को दे रहे हैं। मैंने ये कभी नहीं देखा एक मिठाई की दुकान में गुलाब चंद एंड डॉटर्स। हम ये देखते गुलाब चंद एंड सन्स। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये गुलाब चंद एंड सन्स, I think it would one day be India Today and Daughters. Brilliantly said, ma'am. Gul Panahi, I would aapke saath mein chuki because Nishtha, you recited a beautiful poem. But Batta, why does it all just come down to what she's wearing? Babies are raped in this country. Little children are raped in this country. Women in burqa are raped in this country. And every time something like this happens, we have netas preaching us on what we should be wearing. And the whole debate goes haywire. Your response, your slap on those people who speak such things. I think the first thing that we need to acknowledge is the problem. And the crux of the problem, in my opinion, is
the existence of an overwhelming culture of patriarchy, which perpetuates things like Meher Chand and Sons, XYZ and Sons. So, interwoven with this culture of patriarchy is a culture of misogyny. So you have Chief Minister of a state having, in her response as to why a girl who got dropped off by a call center drop-off 200 meters away from her home and unfortunately was picked up by a truck and gang raped. Her response to this was, why was the girl out this late at night? 2, her response was, why didn't the call center car drop her to her doorstep? So जो आप कर्फ्यू की बात कर रहे हैं मैम, She also said they're adventurous. Sorry? Stop being adventurous. Correct. For the So word she I used. feel सबसे पहले अगर पेट्रियार्की या पुरुष प्रधान सोच, पितृ सत्तात्मकता अगर समाज में है, ठीक है, उसे मिटाना है, ये हम सब जानते हैं. उसकी शुरुआत घरों से होगी, स्कूल्स में होगी और फिर जाके समाज में आएगी. लेकिन जब आपका जस्टिस सिस्टम पेट्रियार्कल है, जब आपका जस्टिस सिस्टम लॉ की इंटरप्रिटेशन मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्की के साथ करता है, फिर होप कहाँ है? When judges are putting the onus of what happened to a victim on the victim because of her sex. In a democracy that practices the rule of law, the laws and justice system needs to be gender blind. It should be a criminal and a victim, not a victim who is a woman and a criminal who is a man. एक ये मेरा ओपिनियन है. दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे समाज में औरतों के प्रति इतना अत्याचार हुआ है, इतना शोषण हुआ है, maybe proactive steps need to be taken. Having said that, I'm a firm believer that any kind of reservation is undemocratic. Any kind of reservation. But I believe there exists proactive steps that the state must take in order to uplift women and remedy years and years and years of oppression, years and years of subjugation and being treated as second-rate citizens. Remember, we are a country that burned women alive when their husbands died. And it only stopped when there was a law passed against it. And the law that had deterrence, the theory of deterrence backing it. And वो law पास की गई थी अंग्रेजों द्वारा. तो बाहर से लोग आकर हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है उसे ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे प्रांतों में लिखा हुआ है, हम तो जलाएंगे औरतों को अगर वो मर जाती हैं. सो दैट इज एन इशू हियर. लास्टली बिफोर आई हैंड द माइक ओवर टू निशा, द वन thing that I would like to add to what Dr. Bedi so eloquently said, there have to be proactive measures in place to raise women at least so that they may be equal stakeholders in society. Today, a woman is considered a second-rate citizen because of the patriarchal nature which makes you want to yearn for male child. In our homes, there is overt and covert discrimination between boys and girls. That discrimination carries forward into the schools and then in society and the workplace. But the onus is on the lawmakers and the onus is on the judiciary to make sure there is severe retribution for sexism. The state cannot be patriarchal. Society can be patriarchal. It should be fixed. The state and the law of the state cannot be patriarchal. Nor can its interpretation be patriarchal. So we'll start taking a few questions from the audiences. Yeah, please. Can we have a mic there? I would request not just the girls, but the men here also to speak out. Yeah. Please. Hi, I'm Viplav. I wanted to ask that कि मैम जैसे आपने कहा कि पैट्रियार्की के बारे में एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, एक माँ कहती है अपनी बेटी को कि तुम मेरे लिए बेटी नहीं हो, तुम मेरे लिए बेटे समान हो. ये कहना कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि बेटी कह के प्राउड फील क्यों नहीं करती एक माँ खुद अपनी बेटी को. I'd like to respond to this. आपने बिल्कुल nail head पे hit की है. I mean, you've really hit the nail on the head. ये जब बेटी या parents कहते हैं तू मेरे बेटे जैसी है, क्योंकि बेटे बेटर हैं बेटियों से, ये इसी सोच के शिकार हम सब हैं. हालांकि जो हमारे पेरेंट्स ऐसा कमेंट पास करते हैं वो हमारी अच्छाई के लिए कर रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बेटी बेटियों में फर्क नहीं दिखाते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि समाज की आंखों में बेटे बेटर हैं. तो इस तरीके की जेंडर स्टीरियोटिफिकेशन जो घरों में होती है कि तू मेरे लिए बेटा समान है, क्यों बेटा के भगवान से आया है?
तो आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा रेज किया है, बहुत ही अच्छा मुद्दा रेज किया है। थैंक यू मैम। मैम किरण मैं बेदी समझती मैम, हूँ, एक इसी का जवाब दूं, बहुत सुंदर sure, जवाब जो sure, आपने मुझे इंस्पायर किया जवाब देने Sure, में। ma'am. वो ये कि मैं समझती हूँ, एक दिन मैं वेट करती हूँ कब एक माँ कहेगी अपने पुत्र को, तू मेरी पुत्री जैसे है जो मुझे प्यार करे। I hope that's not interpreted the wrong way. तू मेरी बेटी जैसी है, जैसा है। मतलब प्यार के लिए कि तू बड़ा होके मुझे मेरी पुत्री जैसे प्यार करेगा, मेरी पुत्री जैसे कहा जाता है कि पुत्री हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करती रहती है, वो जब तक उसकी शादी भी हो जाती प्यार बना रहता है, लेकिन पुत्र का प्यार बट जाता है, ये कहा जाता है। For her achievements. I would like to add to this by saying कि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला है, and being a mother of a 4-year-old daughter, today I want to say मेरे को थोड़ी सी कमी एक लगती है, और यहाँ पे अभी गुल मुझे कुछ बोलेगी, अगर मेरा बेटा होता बेटी की जगह तो मुझे बहुत खुशी होती, और वो खुशी इसलिए होती क्योंकि कम से कम एक बच्चा, एक मेल चाइल्ड इस सोसाइटी में पोटेंशियल रेपिस्ट बन के नहीं आता। Because the way we bring up our sons, जिस तरह से हम अपने बेटों की परवरिश करते हैं और ना कि बेटियों की, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से शेप अप होती है। Okay, let's have the mic there, please. Okay, yeah, please go ahead. If you can be concise with the questions, we'll take as many. So let's keep it crisp. Can we really change our thinking? Like, what about the girls? Like, ये तो हो गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है, गर्ल चाइल्ड पैदा हो रही है, उसके बाद क्या उनको मेल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, वो जो अफेक्शन, वो जो लव होता है वो उन्हें कभी नहीं मिल पाता, हमेशा उन्हें अलग रखा जाता है। मेरे घर में 2 भाई हैं, एक सुबह आती है वो काम करते हैं और एक शाम को भी आती है। जो सुबह वाली है वो दिल्ली में रही थी और उसकी अपब्रिंगिंग थोड़ी दिल्ली में हुई थी, तो उसकी 4 लड़कियां, चारों लड़की स्कूल जाती हैं, और मैम इट्स ह्यूज, क्या मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, सब चीज़ है, उनकी बच्ची स्कूल जाती है। लेकिन जो शाम को मेरी बाई आती है उसका एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों में से कोई बेटी स्कूल नहीं जाती, एक बेटा स्कूल जाता है बस। तो मैम ये थिंकिंग हम कैसे चेंज करें? मैम ये तो ठीक है आपकी बात कि हम ये कर सकते हैं, एजुकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि अवेयरनेस। ओके, वी टॉक अबाउट दैट। फ्यू मोर क्वेश्चंस प्लीज। या प्लीज कीप योर क्वेश्चंस क्रिस्प। Hello. Yeah, we can hear you. Speak. Yeah. Hi, I'm Nitesh here. Ma'am, I'm a student from a college of Hamirpur, Himachal Pradesh. So what I observed there was there were timings imposed on girls during hostel timings. They will have to go inside the hostel by 7:30, and boys there were no timing. And the reason given to girls was that boys will be drunk in the night and it will be unsafe for her. Yeah. And somewhere I realized that women never complain to the authorities. So isn't it women themselves are responsible for not yet raising the voice? Okay. Few questions from this side, please. Can we pass the mic? Okay, we'll come to that. I've got your questions, yeah. Please. I have a question. I don't have a question. Something to say everybody seated over here about the point of education that someone standing over there made, about how people in our country favor to give the boy child education, not the girl child. Something really interesting that all of us should think about is this, that when a girl child is educated, she doesn't educate one home, but she educates 2 homes. One is the family that she was born into, which is her paternal family, and one is one that she gets married into. So it's actually more beneficial for a girl child to get married into she educates 2 families, not 1. So if someone asks you, if someone tells you, this is the example you should give them about how when a girl is educated, she educates 2 homes, not 1. And a boy only educates 1. Thank you. So you think men don't need to educate their children? No, I The said... onus is only on women. No, I think that's exactly what I said. I said it's very important that we give importance to girl education in our country and not only male education, or we change the thinking. Very well said. Few more questions, please. Yeah. Please. Okay, we'll cut you. Just. Yeah. Please can you pass the mic? Yeah, after his, it's your turn. Yeah. Okay, I just want to ask you. Yeah, we can hear you.
I think that the way this debate has gone is a little narrow-minded because I don't think that it's fair to say that, I think we're all getting a little carried away with what's happening because as much as the root solution is in the logic of deterrence, as Ms. Panang put it, I don't think that the root solution is going to come simply from identical justice. So death for death, I don't think is a solution. I don't think that's... I think it's a very important point this young man has raised. First and foremost, India needs to decide, is it for capital punishment or is it against capital punishment? Do we follow a reformist judicial system or are we baying for blood? I think a very valid point. I wanted to raise it and skip my mind. I think it's a very important debate that needs to be had. Maybe this is not the forum for it, but fundamentally, a lot of the civilized nations in the world have done away with capital punishment. Can I continue? To Another continue. question coming from your please. Yeah. After that, Rishika. Okay. After that girl, because she's been waiting for a very long time. Yeah. Hello, I'm Ajaya. I call myself as a feminist. So it's one tag which is very difficult to carry around. And I've been working on the act she was talking about, PCP and DT Act, key sex determination and all of that. Gul, I want to say that law cannot be gender blind. Women have certain kinds of, I'll say, important issues or something. It has to be a little women-oriented. And not little, I think more women-oriented. Yes, there are a lot of women laws, but they are very patriarchal. The very set when you look at the act, it's very patriarchal. So I don't like that you said that law has to be gender blind. It is an ideal society, ma'am, it needs to be gender blind. Having said that, I also made the point later that a state's interpretation of law cannot be patriarchal, which is exactly the point you're trying to make. Okay, the interpretation of law cannot be patriarchal. But I still say gender equal is a better word than gender Point taken, blind. ma'am. Point taken, ma'am. Well said. I think I agree with that. Rishika. Okay, I'm coming there. I'd just like to ask all the panelists a very brief question. You know, there is a lot of outrage when there is rape in India on the streets of Delhi. We saw outrage in the light of 16 December gang rape. My question is, the prostitution law in this country treats the prostitute, the pimp, the financer, the brothel owner, everybody in the game as a criminal. What do you have to say to those women who have to take to the streets, in the capital city we've seen it, who have to take to the streets of prostitution, who are raped multiple times in one night? What do you think should be done to that law? I just have one thing to say, that the entire debate, the entire discourse on prostitution and the laws on prostitution or anything on prostitution, primarily it has to do with an individual's right over his or her own body, which we never take into consideration when it comes to prostitutes. And I think, if a prostitute is there out on the streets, she's out there to earn her livelihood by whatever means. But we try, in our own sanctimonious manner, what we do is we deny the dignity and the respect, and by calling them prostitutes and not sex workers, we are denying them little, that little atom of respect that they would have been accorded otherwise. We'll take a question from up there. Yeah, please. Good afternoon, ma'am. Good, ma'am, you look really pretty. I'm going to go a little off topic over here. No doubt girls are very unsafe in this city, but I've seen guys getting raped. Where do they go? And what laws do we have for them? Which is, I think, a very valid point. There are lots of men's rights activists who have taken offense to the fact that it's only the cases where women are raped and violated that gain traction and media attention, and not the ones that talk about. So I think ultimately I'd like to reiterate that it needs to be about crime and a victim, and not necessarily about whether the victim is male or female, because as you so rightly pointed out, there are increasing number of cases of young men, of boys being sodomized. We just get brushed under the carpet and are not even dealt with, because the hue and cry is always over a woman getting raped. So I think it's a very valid point you've raised. There's a law for male rape as well. You can go to the police
And there is a prosecution for this. There is a law. All you need to know is you need to know the law and dare to complain. Okay, a few questions from there, yeah. What is your take on sex education in schools? Okay. Sex education in schools. I think it has to be subtly, very carefully, very sensitively taught. And mothers would teach their boys and girls, their sons and daughters, very subtly, very carefully. That must be not, it should not be a taboo. It should be very naturally taught so that it's not just curiosity, it is also awareness. I think it's generating awareness with reasonable responsibility. Now, these are very loaded words: responsibility, care, sensitivity, for which very carefully designed courses should be started from very early on career, where teachers need to be taught how do they deliver. In PTAs, parents-teachers associations, they need to again pass this on. So this has to begin somewhere. Otherwise, boys, little girls, kids will remain curious and make a lot of mistakes. Oh. Okay, one question with his pink shirt. He's been waiting for a very long time. मैं डॉक्टर मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैम, जिस तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, हम लोग यूथ सड़कों पे आए, हमने आवाज उठाई, हमने दर्द महसूस किया, हम तिरंगा हाथ में लेके सड़कों पे आए, लेकिन उसका लास्ट में कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में गैंगरेप हुआ, टोटल का टोटल यूथ सड़कों पे आया, उसने लाठियां खाई, उसने पानी की बौछारें, सब कुछ उसने तकलीफें सह की, उसका कोई लास्ट रिजल्ट नहीं आया। फांसी की सजा उसको मिलनी थी, मिली, लेकिन उसका कोई लास्ट रिजल्ट नहीं आ रहा। पॉलिटिक्स हमेशा उलझा रख देती है। यूथ कब तक सड़कों पे आएगा, कब तक गुस्सा करेगा, कब तक इसका रिजल्ट होता रहेगा? बार बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरे व्यू में अन्ना हजारे की एजिटेशन, ज्योति के बारे में जो आवाज उठी यूथ की, ये एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडियन यूथ इन डेमोक्रेसी। हिस्टोरिकल है ये, और इसके रिजल्ट परिणाम आने वाले समय में आएंगे। और एक परिणाम तो आपको मिला, कचहरी का फास्ट ट्रैक हुआ, कभी ना होता अगर आप यूथ सड़क पे ना आते ज्योति के रेप के बाद, गैंग रेप के बाद, कभी ना होता। और जिस तरीके से यूथ सड़कों पे आई, अन्ना हजारे की मूवमेंट ना होती तो यूथ में इतनी हिम्मत ना होती, विश्वास ना होता, हम भी आ सकते। तो अभी इसीलिए ये नया यूथ जो है ना, आज वोट बैंक दिख रहा है, क्योंकि आपने दिखा दिया कि यूथ आज परिवर्तन ला सकता है। अगर हर यूथ, हर युवा आने वाले टाइम पे सड़क पे निकल के, चाहे वो कहीं भी पोस्टेड हो, अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाए, हर हालत में बनवाए, जहां पर भी वो पोस्टेड है या एडमिटेड है या पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है। जैसे अगर वो निकल के आएगा, मैं आपको बताती हूँ, आप वाकई में ये यूथ जो इस देश की सबसे बड़ी, हिंदुस्तान जो हमारी एक कंट्री यूथ की बनने वाली है, ये यूथ स्टेक होल्डर बन जाएगा और इस डेमोक्रेसी का एक रक्षक बन जाएगा। अन्ना हजारे की भी मूवमेंट और ज्योति के लिए भी जो मूवमेंट चली है, ये बहुत एक हिस्टोरिकल है, वाटरशेड है, और इसने टर्निंग पॉइंट है, और इसने दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान वाकई में वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ डेमोक्रेसी। I would like to add one question here, please. Yeah. Anjana, could I just add to what Dr. Bedi said? देखिए, उन्होंने बोला कि अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, उसका आउटकम हमें दिखा कि लोग ज्योति सिंह के सपोर्ट में आए। अब ज्योति सिंह की जो एजिटेशन थी, उसका हमें रिजल्ट कुछ और तरीके से मिला। बट व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज कि हमें नी जर्क जो रिएक्शन देने की आदत बनी हुई है ना इस देश में, वो उसको हम थोड़ा सा अगर चैनलाइज करें तो हमें बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स इन चीजों के मिलेंगे। क्योंकि जब कुछ होता है उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। एंड व्हेन आई रिसाइटेड दैट पोएम, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू एवरीबॉडीज नोटिस कि कुछ भी दिल्ली की सड़कों पे कुछ भी नहीं बदला है, और वो बदलेगा सिर्फ तभी जब हम बदलेंगे ना अपने आप को। तो ठीक है, डॉक्टर बेदी ने बोला कि हमारे कंट्री में it's a statistically proven thing that the majority of India's population is under 35. तो अगर हमको कोई चीज खटक रही है तो हम ही को आवाज उठानी है ना, और हम ही बदलेंगे उसको।
एक चीज मैं और आपकी बात पर ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि परिणाम नहीं आया समाज में कोई भी बदलाव के लिए, कोई भी परिवर्तन के लिए मिनिमम 3 पीढ़ियां चाहिए, यानी 15 times 3 45 years। ये एक स्टेटिस्टिक है। कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आती। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपके बच्चे होंगे या फिर जो लोग आप बच्चे हैं, जब तक वो इसे अब्सॉर्ब नहीं करेंगे और वो वैल्यूज नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं करेंगे, change society में नहीं आएगी। But the important thing, which Nishta has so very rightly said, is that what the youth today has done, A, is understood their power, B, initiated dialogue। आज हम बात तो कर रहे हैं इस मुद्दे पर, पहले तो बात ही नहीं हो रही थी इस मुद्दे पर। और किसी भी परिवर्तन और बदलाव से पहले डायलॉग जरूरी है, क्योंकि तब जाके चेंज शुरू होती है। तो आप उन लोगों में से माने जाएंगे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। अंजाम देने वाले शायद आप नहीं होंगे, अंजाम देने वाले शायद वो होंगे जो उस वक्त यूथ होंगे जब हम लोग बूढ़े हैं। पर कभी भी कोई भी चेंज समाज में ओवरनाइट नहीं आती। You write exams. Why don't we write a 12th class exam when we are 5 years of age? There's a journey that every movement, every growth has to take, and that's my point. Okay, a question. Ma'am. This is the last question. I'm sorry. I know you guys. It's very heartening to see how many of you want to ask questions. Please, last, quickly, quick one. Hello, ma'am. This is a direct question, short and direct question. Quick. I just want to ask you, see, these cases have been registered on paper, on files. Okay, done. You can sort out that. But what about the rural areas? There, the cases have been doing round and round and round. And I can see in the newspapers, I can read over there, girls have been raped by men, or the juvenile cases have been end. But what about the unregistered case? Well, it's a direct question. Can we have a thought of rural areas also? I'm over here, ठीक है, मैं highlight हो गई, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली की लड़की हूँ, हो गई highlight. What about that girl living over there? इसका solution बहुत आसान है। वो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में अटैचमेंट्स हो जाए रूरल एरियाज में एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। आप सब एनएसएस के स्टूडेंट भी हो, स्कूलों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर हमारे एजुकेशन प्रोग्राम में स्कूल में और कॉलेजेस में अटैचमेंट विद विलेजेस हो जाए, अटैचमेंट विद स्लम्स हो जाए, एंड एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अपना अपना प्रोजेक्ट लें, मैं समझती हूँ बड़ी जल्दी हम इस देश में ये परिवर्तन ला सकते हैं। दैट मीन इट इज इन हैंड्स। यू अगर आपको स्कूल और कॉलेज देता है तो दे दे, नहीं तो आप एज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी एक एक गांव को अडॉप्ट करें, एक एक बस्ती को अडॉप्ट करें और वहां सेवा करनी शुरू करें। आप देखोगे बड़ा जल्दी परिवर्तन आए। I'm sorry. I'm really sorry. We shall. Please let's now gather. अब हम यहाँ पे स्टेज पे बुलाना चाहेंगे. What is your question, baby? Quickly. We can hear you. आपका सवाल बहुत अच्छा है, सवाल जवाबदेही का है, सवाल हमारे राजनेताओं से है, और वो सवाल इनका ये है, मैं यहाँ पे इस मंच पे बोल देती हूँ, उनका ये कहना है कि नेताओं को, उनकी बेटियों को तो सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन उस लड़की का क्या जो घर से निकलती है बड़े सपने लेकर, लेकिन शाम से घर नहीं लौटती है, परिवार परेशान होता है। आपका सवाल सुन लिया पैनलिस्ट ने और उसका जवाब भी मिलेगा आपको, लेकिन अब वक्त है उस महिला को सम्मानित करने का जिसने इस देश की दशा को और दिशा को एक नई पहचान दी। उसकी बेटी ज्योति ने सड़कों पर जिस तरह से दिल्ली में उस रात बहुत बहादुरी से, और मैं निष्ठा से यहां पर बिल्कुल अलग राय रखती हूं, वो है बहादुर, वो है दिल्ली's ब्रेव हार्ट, क्योंकि उसने एक जंग लड़ी थी उस रात उन 6 दरिंदों के खिलाफ बस की आखिरी सीट पर। उस जंग को अपने अंदर जिंदा रखिएगा, और इसीलिए हम सलाम करना चाहते हैं ज्योति की मां को और उन्हें आमंत्रण देते हैं कि वो प्लीज स्टेज पर आए, क्योंकि उनकी बेटी को आज पूरा देश अपने दिलों में जिंदा रखे हुए है। उस बहादुर लड़की के जज्बे को आज पूरा देश सलाम करता है, क्योंकि उसने जिस तरह से ये जंग लड़ी है, इस देश को एक नई राह दी है,
तभी तो इस देश की संसद की छाती पर चढ़कर आप युवाओं ने मांगा था कि हमें एक सख्त कानून चाहिए। और इसीलिए स्टेज पर अब हमारे साथ है आशा देवी, ज्योति की मां। मैं चाहती हूँ ज्योति के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाए सर, प्लीज आ जाए। बहुत गर्व है इन दोनों को अपनी बेटी पर, क्योंकि उसने कभी मुंह छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ी जिसे माता और पिता ने आगे बढ़ाकर इस देश में एक सख्त कानून के रूप में एक तोहफा इस देश को दिया है। और इसीलिए मैं चाहती हूं ये दोनों पहले स्टेज पर वहां तक आप लोगों के बीच जाएं, आप सभी अपने तरीके से इनका आगमन वहां तक चले सर, स्टेज पर गमन करें, क्योंकि ये वक्त है उस गुमनामी से निकलकर उस नई दिशा को सलाम करने का। मुझे एहसास है कि बहुत मुश्किल है आपके लिए कुछ भी कह पाना, क्योंकि जब भी बात करती हैं आशा देवी तो वो लम्हे जैसे फिर से इनकी जिंदगी के इर्द गिर्द आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची को जब सफदरजंग अस्पताल में देखा, उनके साथ आखिरी दिनों में रही, बहुत प्रोटेक्टिव थी। किसी मेल मेंबर को आसपास आते भी देखती तो सिहर जाती थी। उस एहसास को जरा करीब से महसूस कीजिए, उस मां ने क्या दर्द झेला होगा उन दिनों में। क्या कहना चाहेंगी आप, हमारी जो युवा पीढ़ी, जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगी ज्योति के लिए? सबसे पहले तो हम ये सभी वर्गों को, लड़के और लड़कियों को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि जो उन दिनों से अब तक हमारे साथ खड़े रहे, और इनके साथ होने से हमें बहुत हिम्मत मिली। खासकर लड़कियों को जब देखती हूँ तो मैं इनके में अपने लड़की की छवि देखती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है और ये लड़ाई जारी रखें, और जो ये जैसे जुगनाई का ये सवाल उठा है तो इसमें हम भी आपके साथ हैं। और जो सब लोगों ने बात की, मुझे ठीक से समझ तो नहीं आता क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे कानून में ये प्रावधान नहीं है कि जुगनाई कुछ भी करता है और उसको सजा 3 साल की मिलेगी, तो हम कानून से आप लोगों से सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आप लोग इस आवाज को उठाइए और उस कानून में बदलाव लाया जाए कि अगर ऐसे क्राइम जुगनाइल करता है तो उसको उम्र ना देखी जाए, उसका क्राइम देखकर उसको सजा दी जाए। आप सभी बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि आपने उस बहादुर लड़की की मां को इतने करीब से देखा है, उसकी बातों को सुना है। आप अक्सर कई लोग सवाल कर रहे थे कि क्या बदला। अगर आप बदल गए, अगर आपकी सोच बदल गई और इस जंग को, इस आग को आपने अपने अंदर जिंदा रखा, तो बदलाव आएगा। और इंडिया टुडे ने ये मुहिम सिर्फ इस बहस को यहीं तक सीमित रखने की नहीं सोची है। हम एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें एडल्ट क्राइम, एडल्ट पनिशमेंट, क्राइम नॉट एज, जहां से हमने शुरुआत की थी, वहीं पर वापस पहुंचते हुए। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी कि आशा देवी जी जो लोगो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको वो आवरण करें आपके सामने, अनावरण, और आप फिर उनका उत्साह बढ़ाएं और इसके साथ ही एक नई मुहिम की शुरुआत पूरे देश में। गुलपनाग और कई लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन
आप से कोई अगर किरण जी आप या कोई भी कुछ बात करना चाहता हो इनसे। इनफैक्ट मुझे ये रिक्वेस्ट करनी है कि अब समय आ गया है उधर, मैं समझती हूँ समय आ गया है कि हमको ज्योति को देखना है, हमको ज्योति की शक्ल देखनी है। मैं समझती हूँ अब ज्योति इनकी बेटी की फोटो हर लड़की और लड़के के मन में आ जानी चाहिए कि वो एक बहादुर लड़की थी जो हम लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दे गई है, अपने आप को सफल किया है। मैं नहीं समझती कि देयर इज अ लीगल बाइंडिंग टू इट। इट्स टाइम कि वो कानून का नाम भी ज्योति कानून बन दिया जाए, जो हम लोग नया कानून ला रहे हैं, और उसकी शक्ल भी आएगा। मैं समझती हूँ अब वी शुड सी हर फेस। मैं गुल को बोल रही थी जब आपके मम्मी डैडी आए थे, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो, अगर आपको कोई इतराज ना हो, क्या ज्योति की आपकी बेटी की का चित्र सब देख सकते हैं? क्या देखने में कोई इतराज है आपको? नहीं है इतराज? तो मैं समझती हूँ जैसे हम और वीरों की तस्वीर देखते हैं, हम ज्योति की भी तस्वीर क्यों ना देखें? वो बहुत वीर है। क्योंकि आपने भी अपनी बेटी की बात हमेशा कही है, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? तो हम अपनी बेटी के विषय में कुछ भी कहें बहुत थोड़ा होगा, ना ही हम कहना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी बेटी लड़ाई लड़ी है, तो उसने क्या लड़ाई लड़ी या नहीं लड़ी, लड़ाई आप लोग को लड़ना है। उसने तो सिर्फ शुरुआत करी है। जिस मशाल को उसने जलाया है, जिस मशाल को उसने जलाया है, उस मशाल को आगे लेकर चलना है। तब तक चलना है जब तक ये पृथ्वी से ऐसे दरिंदों का अंधेरा खत्म न हो जाए। ये हमारी सबसे पहले यही सोच है। और दूसरी सोच है कि जिन लड़कियों के साथ इस तरह का हादसा हुआ है, जो नाबालिग है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो भी आज समाज में दुत्कार दी जाएंगी, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो आने वाले समय उनका भी ध्यान रखा जाए। तो अगर कानून को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी हमारे बेटी को नाम से, चाहे नाम बाहर आने से, असली नाम चाहे चित्र देखने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया है। मुंह छिपाना उनको है जो ऐसे गुनाह किया है। मुंह छिपाना उनको चाहिए जो ऐसे क्राइम करते हैं, जो ऐसे अपने मन में मानसिकता रखते हैं, तो उनको मुंह छिपाना चाहिए। बाकी लड़कियों को मुंह छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम खासकर उनको वो बोलते हैं कि जिसके साथ ऐसा कोई केस हो जाता है तो उनको डरने की, मुंह छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना आगे आए और रिपोर्ट करें, अपनी लड़ाइयाँ लड़ें। और हम सबसे ये रिक्वेस्ट करें कि जिस किसी को ऐसे हालत पैदा होती है तो जैसे हमारे बेटी के साथ सब लोगों ने खड़ा हुआ, हमारा साथ दिया, वैसे सबको साथ दें और अपना लड़ाई जारी रखें। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं आप दोनों का। ऐड समथिंग जो आपने कहा मैम, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। बलात्कार हमारा हो, अत्याचार हम पर हो और शर्मिंदा भी हम ही हो, ये किस प्रकार का न्याय है? शर्मिंदा हो वो लोग जो ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं। क्योंकि मैं मानती हूं कि समाज को एकजुट होकर इन विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए और किसी भी क्षण ऐसा एहसास नहीं होने देना चाहिए कि गलती उनकी है या फिर उन्होंने कुछ गलत किया है और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। एक ज्योति के पिताजी ने बहुत अच्छी एक बात बोली है कि हमें जो नाबालिग लड़कियां हैं या जिनके साथ में ये सब चीजें हो जाती है, हम एक सोशल सिग्मा अटैच करके वी लॉक देम इन। तो एक रेप रिहैबिलिटेशन की बात बीच में शायद चली थी, लेकिन उसका क्या हुआ? इतने सारे विक्टिम्स हैं जो मतलब मुंह छुपाने को मजबूर हैं, जैसा आप सभी लोगों ने बोला है, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव रिहैबिलिटेशन की हमको जरूरत है, विच
हैज टू कम फ्रॉम अ स्टेट अथॉरिटी। सोसाइटल लेवल पे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक बात की बात है, लेकिन सरकार और स्टेट क्या करता है हमारे लिए, आई थिंक ये बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। Let's end by saying they are not victims, they are brave hearts and live in our hearts. Thank you very much.